नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं हर्षिता सावंत। इस समय मार्केट के एक्शन पर नजर डालें तो आज थोड़ा सा पुल बैक देखने को मिला है। कल मिड कैप्स की काफी धुलाई हो रही थी, उसकी तुलना में तो चाल बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ डाउ फ्यूचर्स आज सुबह में इशारा जरूर कर रहे थे कि मजबूती के साथ कार्यक्रम की शुरुआत होती हुई दिखाई देगी वहां पर, और उसी से एक पॉजिटिव क्यू हमने लिया। 226 अंकों की बढ़त दरअसल इस समय निफ्टी दिखा रहा है, पूरे 1.5% ऊपर है। मिड कैप इंडेक्स आपके सामने, यहाँ पर एक तगड़ा बाउंस देखने को मिला है, 450 अंकों तक का इजाफा। निफ्टी बैंक देखिए, ये भी 450 पॉइंट ऊपर, और एडवांस डिक्लाइन रेशियो बेहद फेवरेबल है तेजी की तरफ। एडवांसिंग शेयरों की संख्या 5 से ज्यादा है आज के दिन। तो ये है फिलहाल अब तक आपके लिए स्थिति। सेक्टोरली एक तो बैंकिंग काउंटर्स में तो तेजी बनती दिखाई दी है। टेक्नोलॉजी का पैक निफ्टी आईटी इंडेक्स में मजबूत देखने को मिल रहा है। चुनिंदा मेटल कंपनियों में एक पुल बैक देखने को मिल रहा है। तो ये फिलहाल पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेंथ इस समय क्लियरली मार्केट में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में हमारे जानकारों ने कल तक इस तरह के रिटर्न्स बनाए, और आज इस तेजी के बीच उनकी पोजीशंस कितनी अग्रेसिव खरीदारी की बनेगी उसका जायजा लेंगे। तो रुचित जैन इनफैक्ट लीडरशिप पोजीशन में 3.5% के रिटर्न्स के साथ, अमित सेठ 0.33% के रिटर्न्स एंजॉय कर रहे हैं। क्रिस सुब्रमण्यम हल्की सी नेगेटिव शुरुआत इन्होंने की, -1% के रिटर्न्स कल दोपहर 3:30 बजे तक, लेकिन मूड माहौल बेहतर होता हुआ 15,600 की तरफ दरअसल इस समय निफ्टी बढ़ रहा है। आप तीनों का ही स्वागत है। अमित, पहले इंडेक्स पर एक व्यू दीजिए। ये जो पुल बैक है, क्या एक लास्टिंग मूव दिखाई देगा? क्या हम फिर से एक हायर ट्रैजेक्टरी में जाएंगे? क्योंकि कल ऐसे लगा था कि क्या ये सेल ऑफ जारी रहे, और क्या हम 15,300 के नीचे 15,000 की तरफ ना बढ़े? गुड मॉर्निंग हर्षिता मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हर्षिता मैम, हम देख रहे थे कि 1 से 2 दिनों में अगर हम स्पेसिफिकली निफ्टी को देखें तो लास्ट 2 दिनों में इसने 15,200-300 ये रेंज में कंसोलिडेट किया। टेक्निकल इंडिकेटर्स जो इमीडिएट मैंने ऑन द वेरी शॉर्ट टर्म चार्ट्स वर डीपली ओवरसोल्ड, तो कहीं ना कहीं एक पुल बैक एक्सपेक्टेड था। सिमिलरली बैंक निफ्टी में हमारा क्रूशियल लेवल था 32,150। बैंक निफ्टी वहां पे गया नहीं, इनफैक्ट बैंक निफ्टी पिछले 2 दिनों से स्ट्रेंथ दिखा रहा था। तो कहीं ना कहीं ये पुल बैक डेफिनेटली एक्सपेक्टेड था। इस पुल बैक का जो अपर लेवल है, जो हमें अभी लग रहा है कि 15,580 जिस तरह निफ्टी स्पॉट में ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है कि 15,700 के इसमें हम टारगेट्स देख सकते हैं इस पुल बैक में। सिमिलरली बैंक निफ्टी जो स्ट्रेंथ एग्जिबिट कर रहा है, मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में इवन 33,400 to 500 इज पॉसिबल। वहां पे जाके फिर से रीअसेस करेंगे कि बिकॉज ऑप्शन डेटा के हिसाब से भी और चार्ट्स के हिसाब से भी 15,700 और 33,500 एक मेजर रेजिस्टेंस जोन है। तो जो फिलहाल लॉन्ग में है वो अपने स्टॉप लॉसेस थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर लें एंड दे कैन कंटिन्यू टू राइड दिस पुल बैक। ओके, तो एक शॉर्ट्स के पोजीशंस को कवर करने की सलाह क्लियरली बन गई है। तेजी के ट्रेड्स पर फोकस करें, पुल बैक को राइड करें। रुचित, आपकी अप्रोच क्या रहेगी, और कोई खास सेक्टर आपने आइडेंटिफाई किया है तो बताइएगा। वेरी गुड मॉर्निंग हर्षदा जी। आई थिंक मार्केट में काफी एक्सपेक्टेड था, कल के सेशन में भी इसी गेम शो में हमने यही राय दी थी कि क्योंकि मोमेंटम रीडिंग्स बहुत ओवरसोल्ड है तो मार्केट में एक पुल बैक मूव आना चाहिए, और यही पुल बैक मूव है। और लेकिन यहाँ पे मैं लग रहा है कि पुल बैक मूव और थोड़ा एक्सटेंड होगा आज मे बी एक इंट्राडे डिप के बाद में, और ये शॉर्ट टर्म के लिए 15,650 से लेके 15,750 ये रेंज हम शायद निफ्टी में देख सकते हैं। तो यहाँ पे बायसनेस पॉजिटिव होगी। आईटी और एनबीएफसीज ये दो ऐसे स्पेस, बैंकिंग एंड एनबीएफसीज ये दो ऐसे सेक्टर्स है जहां पे हम देख रहे हैं कि हैवीवेट्स में थोड़ा अच्छा मोमेंटम है। और कल भी जब मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में इतनी शार्प सेलिंग थी तो आईटी और बैंकिंग के हैवीवेट्स ही थे जहां पे हमने मिड कैप्स के कंपैरेटिव में इतनी गिरावट नहीं देखी थी। आई थिंक जहां पे कल रिलेटिव स्ट्रेंथ थी वहीं पे आज हम ज्यादा अच्छा मोमेंटम देख रहे हैं। तो मेरे जो पिक्स भी रहेंगे वो इन्हीं क्षेत्र में से रहेंगे। क्रिस, मॉर्निंग, बताइए आपकी अप्रोच। मॉर्निंग हर्षदा, हाँ आज का जो माहौल है यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग का डेफिनेटली देखने को मिल रहा है, जो कल से हम उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि काफी इंडेक्सेस में जहाँ पर पिटाई हो गई थी और काफी ओवरसोल्ड जोन पे चले गए थे, और यहाँ पर हम पुल बैक देख रहे हैं। और ऑफ कोर्स सेकंड हाफ वापस क्रिटिकल रहेगा, क्योंकि सेकंड हाफ में ही जो भी होने का वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। लेकिन आज का जो पुट रेटिंग वगैरह देखने को मिल रही है, जहां पर निफ्टी का है 15,500 में अच्छा खासा पुट रेटिंग देखने को मिल रही है, और बैंक निफ्टी में 33,000 जो काफी क्रिटिकल लेवल है वहां पर भी पुट रेटिंग देखने को मिल रही है। तो आशा करते हैं कि आज का इस लेवल सपोर्ट अगर होल्ड ऑन करे
तो उम्मीद कर सकते हैं कि गुरुवार का जो एक्सपायरी है वहां पर हम अच्छी खासी एक शॉर्ट कवरिंग रैली के और अच्छा खासा बाउंस निफ्टी में शायद 15,800 तक देख सकते हैं, और बैंक निफ्टी में भी 33,700-800 तक देखने को उम्मीद कर सकते हैं। ओके, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। 15,700-800 का आगाज होता हुआ दिखाई दे सकता है, क्रिस की उम्मीद है। चलिए ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। क्रिस, आपका पोर्टफोलियो स्क्रीन पर आएगा, और जहां तक मैं पढ़ रही हूँ करेक्टली तो कोल इंडिया ही एक ट्रेड है जो शायद आपने अच्छा उससे भी एग्जिट कर लिया है, तो कैम्स होल्ड कर रहे हैं, करेक्ट क्रिस? करेक्ट। ओके, हाँ, कैम्स इज व्हाट यू आर होल्डिंग, और कोल इंडिया से आज एग्जिट कर लिया है। तो आज के नया सौदा क्या रहेगा? तो मेरा पहला यहाँ पर जो कॉल रहेगा वो एलएनटी इंफॉर्मेशन पे। अगर हम देखें तो ये जो एलटीआई ट्विंस है, एलटीआई एलटीटी, दोनों में काफी पिटाई हो चुकी है। 2022 में बहुत बिक वाली देखने को मिली है और बहुत ही ओवरसोल्ड रेंज पे चले गए। तो मेरा मानना है कि शायद एलटीआई में अच्छी खासी बाउंस आ सकती है। अभी 4,110 के आसपास ट्रेड कर रहा है। खरीदारी करके चले, यहाँ पर 4,300 का टारगेट रखे और 4,000 का स्टॉप लॉस। 4,000 आप कह रहे हैं स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। ये है फिलहाल एल&टी इन्फोटेक का तेजी का कॉल। 4100 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है इस समय। तेजी करे, टारगेट रहेगा 4,300 का, और यहाँ पर खरीदारी करके आप स्टॉप लॉस लगाएंगे 4,000 पर। रुचित, आपने इनफैक्ट इन्फोसिस में आज सुबह में प्रॉफिट बांध लिया है 1438 के लेवल पर। नए ट्रेड के तौर पर क्या जोड़ेंगे? ये अर्षदा जी, आज फिलहाल मेरे पास दो ऑप्शंस है, लेकिन मैं एज ऑफ नाउ एक ही बाय ट्रेड दूंगा, और मे बी सेकंड हाफ में कुछ डिप आता है तो निचले स्तरों पे और बाय ऐड करने का चाहूंगा। और जो अभी मैं बाय ट्रेड दे रहा हूँ वो एल&टी फाइनेंस होल्डिंग्स करंटली 68.25 पे ट्रेड कर रहा है। एल&टी फाइनेंस होल्डिंग्स देखे तो पिछले कुछ दिनों में ऑलरेडी एक प्राइस वाइज करेक्शन आके अपने रिट्रेसमेंट सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो हमें लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम हायर साइड पे पिकअप होगा, और कल भी हम देखेंगे तो देखते तो जो मिड कैप स्पेस में सेल ऑफ थी उसमें ये स्टॉक्स में लास्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन से फिलहाल गिरावट थम गई है। तो अभी 68.25 के आसपास एल&टी फाइनेंस होल्डिंग्स आप शॉर्ट टर्म के लिए बाय करें, 65.90 के स्टॉप लॉस रखें, और 76 तक के टारगेट आप शॉर्ट टर्म में इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहले एल&टी इन्फोटेक और अब बात एल&टी फाइनेंशियल होल्डिंग्स की। ये तेजी का ट्रेड 76 के टारगेट के लिए एक मौका, खरीदारी का 65.90 स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। अमित, एचडीएफसी बैंक में आपने प्रॉफिट बांधा है 1334 पर, तो जगह बची है 2 खाली। बताइए नया ट्रेड क्या है? हर्षिता मैम, मेरा पहला ट्रेड रहेगा डीवीज लैब में। डीवीज लैब में हमने एक साइडवेज कंसोलिडेशन देखा था काफी दिनों से, और इसमें एक वॉलेटिलिटी स्क्वीज पैटर्न बॉलिंजर बैंड में विजिबल है, जिसका शायद अपसाइड में आज हम एक अप्रूव देखें। करंटली प्राइस है 3604 का, स्टॉप लॉस रखूंगा 3500 का, और मेरे टारगेट्स रहेंगे 3800 के। 3,800 के टारगेट के लिए आप कह रहे हैं खरीदारी करके चले डीवीज में। 3,500 स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा, और डीवीज में आज करीब 2% तक के गेन्स पर कारोबार देखने को मिला है। अमित, लगे हाथ दूसरा ट्रेड देंगे? जी हर्षिता मैम, सेकंड ट्रेड मेरा रहेगा सन टीवी। सन टीवी में हम नीचे के एक बेस फॉर्मेशन में ट्रायंगुलर पैटर्न से ब्रेकआउट देख रहे हैं। 443 इसका प्राइस है, 430 का स्टॉप लॉस रखूंगा, और मेरे टारगेट रहेंगे 475 के। 475 के टारगेट के लिए खरीदारी, 430 का स्टॉप लॉस। ये एक और तेजी वाला ट्रेड। स्टॉक में करीब 444 के आसपास कारोबार देखने को मिला है, 3.5% तक की तेजी। मुझे याद है जब से वो आईपीएल के अग्रेसिव बिडिंग हुई राइट्स की, तो यहाँ पर भी कई सारी रिपोर्ट्स कह रही थी कि इनकी जो टीम है हैदराबाद सनराइजर्स, वो करीब 300 से 400 करोड़ कमाती हुई दिखाई देगी एडवर्टाइजिंग के बल पर ही। तो वो स्टॉक भी आप रेडार पर रखेंगे। रुचित, नया ट्रेड एल&टी फाइनेंशियल होल्डिंग के साथ कोई और है? नहीं, फिलहाल मैं वेट करूंगा। अगर कुछ इंट्राडे डिप मिलता है तो मैं लोअर लेवल्स पे कुछ दूसरा और ट्रेड ऐड करना चाहूंगा। ओके, क्रिस? जी, मेरा दूसरा यहाँ पर जो पिक रहेगा वो रहेगा हिंडाल्को, और मेटल्स में जहाँ पर बहुत अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिली है, और हिंडाल्को यहाँ पर कहीं ना कहीं लग रहा है कि 320-25 के आसपास अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। तो आज के दिन के लिए इंट्राडे ट्रेड रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ब्रॉडर ट्रेंड काफी वीक है। तो इंट्राडे लिहाज से हिंडाल्को भी खरीदारी करके चले, 345 का टारगेट और 325 का स्टॉप लॉस। 345 टारगेट, 325 स्टॉप लॉस। बात हो रही है दिग्गज मेटल कंपनी हिंडाल्को की, जहां पर टारगेट करीब 345 का है, 330 के आसपास ट्रेड करता हुआ ये काउंटर। तो मोमेंटम मार्केट का
साफ है, तेजी की तरफ पोजीशंस बनती दिखाई दे रही है और तेजी पर ही फोकस हमारे जानकारों ने किया है। एक जगह खाली रखी है रुचित ने। चलिए एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स मार्केट के एक्शन पर नजरें रहेंगी, देखेंगे कौन से नए ट्रेड्स हमारे जानकार जोड़ रहे हैं और साथ ही केईसी इंटरनेशनल 1100 करोड़ के ऑर्डर्स इनके हाथ लगे हैं। मैनेजमेंट से डिटेल में होगी बातचीत, बने रहिए। स्वागत है आपका एक बार फिर खिलाड़ी नंबर 1 में। मार्केट में अच्छा खासा एक्शन तेजी की तरफ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 200 पॉइंट ऊपर इस समय निफ्टी, 450 पॉइंट से ज्यादा, इनफैक्ट 475 पॉइंट की बढ़त निफ्टी बैंक में और 500 पॉइंट बढ़ चुका है मिड कैप इंडेक्स। मिड कैप्स पर ही फोकस करते हैं। कल जहां पर लग रहा था कि पूरा मार्केट धराशायी हो रहा है, टूट रहा है, बिखर रहा है, आज एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक और उस पुल बैक में एक स्टॉक है जिसमें खबर भी है, वो है केईसी इंटरनेशनल। पहले शेयर आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। आज कॉर्पोरेट स्कैन में कंपनी के मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देखिए 371 के आसपास 2% ऊपर है। कंपनी के हाथ करीब 1100 करोड़ का ऑर्डर लगा है। ये ऑर्डर टीएनडी बिजनेस, इनके सिविल बिजनेस, केबल बिजनेस से जुड़ा हुआ है, यानी कि कल्मिनेशन है कई सारी सेक्टर्स के लिए। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के एमडी और सीईओ विमल केजरीवाल। केजरीवाल साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। जैसे मैं कह रही थी कि कल यहाँ पर कई सारे ऑर्डर्स, कई सारे अलग अलग सेक्टर से दरअसल आपके हाथ ऑर्डर्स लगे हैं और कुल अमाउंट जो आपने अपडेट किया है एक्सचेंजेस पर वो 1092 करोड़ का है। बताएंगे आप हमें कि क्या सेक्टोरल ब्रेकअप है इस 1100 करोड़ के ऑर्डर विन में? आपने सही कहा है, लेकिन अगर ब्रॉडली देखें तो इसमें करीब 45% हमारे टीएनडी का है और करीब 35% सिविल में है और 10% रेलवे और 10 केबल में होगा। नोटवर्ती इसमें यह है कि हमारे इसमें करीब 25% इंडिया टीएनडी से है। तो कई पिछले 2-1 साल से जो है ना, इंडिया टीएनडी काफी थोड़ा सा कम चल रहा था और हमारा ये मानना था कि इस साल में इंडिया टीएनडी बढ़ेगा, तो वो एक अच्छी चीज है। और दूसरा, सिविल में ऑर्डर्स जो आ रहे हैं वो मेटल्स एंड माइनिंग में और रेसिडेंशियल में है। स्लोली हम लोग देख रहे हैं कि जो रेसिडेंशियल सेक्टर है और खासकर ये बंबई में है, तो रेसिडेंशियल सेक्टर काफी अच्छे से पिकअप हो रहा है। एक एक करके लेते हैं, क्योंकि आपने कहा टीएनडी सेक्टर में एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक देखने को मिला, स्पेशली द डोमेस्टिक टीएनडी सेक्टर। ये क्या विजिबिलिटी दे रहे हैं जो नए ऑर्डर्स आपके हाथ लग रहे हैं? आगे किस तरह की कमाई हो सकती है? डेफिनेटली अगर आप पावर ग्रिड के टेंडर साइट पे जाके देखें तो आज करीब करीब टीबीसी में जो उनके डेवलपर मोड वाले और डायरेक्ट वाले मिला के करीब 30,000 करोड़ के टेंडर अभी कोट करने बाकी है। और मेरे हिसाब से मेरे को नंबर याद नहीं, करीब 4-5 हजार करोड़ के टेंडर ऑलरेडी कोट कर रखे हैं। अगर वो सारे डिसाइड हो जाते हैं तो इस साल में इंडिया टीएनडी के लिए मतलब बहुत अच्छा साल रहेगा एज कम्पेयर टू लास्ट 3-4 साल में मैंने देखा नहीं है कि इतने टेंडर्स आए हैं इंडिया टीएनडी में। और इस बार जो हमने ऑर्डर्स अनाउंस किए इंडिया टीएनडी में, उसमें कई सारे डेवलपर हैं। और अगर आज की तारीख में अगर आप देखें तो हम सारे प्राइवेट डेवलपर्स के लिए, पावर ग्रिड के अलावा, चाहे अडानी हो, स्टरलाइट हो, इंटीग्रेट हो, सभी के लिए काम करें। तो आई थिंक इंडिया टीएनडी इस साल तो काफी अच्छा रहना चाहिए। जब आप कहते हैं इस साल अच्छा रहेगा सर, क्या इंडिकेट कर पाएंगे किस तरह का रेवेन्यू आप कमा पाएंगे फिर टीएनडी सेक्टर में? मेरे अभी नंबर देना मुश्किल है, लेकिन 5-6 हजार करोड़ का तो हमारे पास ये आना चाहिए इसमें से। करोड़ के ऑर्डर्स आने चाहिए, ठीक है। सर, एक जो दिक्कत है, जो ग्लोबल मार्केट्स में स्लो डाउन की चिंता है, और क्योंकि आपका एक अच्छा खासा एक्सपोजर एक्सपोर्ट मार्केट में भी है, क्या कोई इंडिकेशन, क्या कुछ फीलर्स मिल रहे हैं कि इस इकोनॉमिक स्लो डाउन में थोड़ा सा ऑर्डर विंस में देरी हो सकती है, स्पेंडिंग कुछ कम होती हुई दिखाई देगी, जो आपके ऑर्डर्स में थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हो सकता है? ऐसी कोई चिंता? देखिए, एक पर्टिकुलर अगर आप देखें तो अफ्रीका वगैरह में उसका इम्पैक्ट हमको दिख रहा है, जहाँ पे थोड़ा सा फंडिंग फ्लो जो है वो कम दिख रहा है मेरे को। बट अगर आज के ऑर्डर में अगर देखें तो मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, 15 या 16% हमारा सऊदी से है। तो मिडिल ईस्ट में इसके विपरीत हो रहा है। तो तेल अगर 115-120 में है तो हम वहाँ पे बहुत ज्यादा कैपेक्स देख रहे हैं। तो आज अगर मैं देखूँ तो कम से कम सऊदी में 20 टेंडर्स मेरे पाइपलाइन में है, अबू धाबी में है।
तो एक वहां पे बहुत अच्छा मार्केट दिख रहा है। दूसरा है हमारे पड़ोस में, खासकर बांग्लादेश और नेपाल में, वहां पे काफी मल्टीलैटरल फंडिंग आ रही है। तो ये दो एरियाज है। और तीसरा आई विल से लिटिल बिट ऑफ फार ईस्ट में, जैसे थाईलैंड और मलेशिया में भी कुछ दिख रहे हैं। तो अभी तक तो हमको उसका, जैसे चाहे इन्फ्लेशन बोलो या रिसेशन बोले, जो भी बोलिए, अभी तक तो कैपेक्स में इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है उसका। दैट्स गुड टू हियर। लेकिन साहब, ये जो इनपुट कॉस्ट प्रेशर है और इसका दबाव, दरअसल आपने पिछले 3-6 महीने में तो काफी ज्यादा महसूस किया है। जब आपसे लास्ट बातचीत हुई थी, उसका क्या असर पड़ रहा है? क्या मार्जिन्स पर उतना ही दबाव है जितना पहले था, या फिर अब कुछ स्थिति संभल रही है? देखिए, अगर मार्जिन देखें तो पिछले 2 साल में हमने काफी मार खाई है। तो मार्जिन जो हमारी डबल डिजिट थी लास्ट ईयर, आई थिंक 6.6 से कितने पे हमने क्लोज की थी। मेनली 2 अकाउंट थे। एक तो रॉ मटेरियल प्राइस से हुआ था, जो स्टील और सीमेंट और एल्युमिनियम है, और एक हमारे ब्राजील ऑपरेशंस में इशू था। तो ब्राजील ऑपरेशन तो मोटा मोटी हाल से ठीक हो रहे हैं। और पहली बार मतलब 2 साल के बाद मैंने देखा कि जो हम टेंडर्स अभी जीत रहे हैं, आज की तारीख में हमारे मेटल प्राइसेस आर लोअर देन द टेंडर प्राइसेस। तो बहुत क्लियर है कि आई से Q3 से इन सब नए ऑर्डर्स के जब बाइंग शुरू हो जाएगी, इनका इम्पैक्ट रेवेन्यू में आना शुरू हो जाएगा, तब आप मार्जिन में क्लियरली अपटिक देखेंगे। Q1 और Q2 में तो क्या है कि माल खरीदा हुआ है, आपके कॉस्ट कमिटेड है। सो मेरे को लग नहीं रहा है कि Q1 Q2 में कोई मार्जिन में चेंज आएगा। थोड़ा बहुत हो सकता है Q2 एंड में आ जावे, बट Q3 Q4 में डेफिनेटली एक अपस्विंग दिखेगा मार्जिन में, क्योंकि आपके नए ऑर्डर्स जो नए प्राइसेस पे हैं और उसके बाद प्राइसेस कॉस्ट कम हो रही है, उसका डबल वैमी, जैसे बोला, डबल इम्पैक्ट होगा पॉजिटिव। तो दूसरी छमाही में कुछ मार्जिन्स इंप्रूव होने के आसार। सर फाइनली, क्योंकि आपने शुरुआत में कहा था कि कंस्ट्रक्शन से भी एक साइजेबल ऑर्डर्स आपके हाथ लगते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या एक अंदाजा दे पाएंगे कि इस सेक्टर में किस तरह की ग्रोथ, ऑर्डर विजिबिलिटी कितनी बेहतर होती दिखाई दे रही है? देखिए, अगर मैं आपको सिविल के कुछ नंबर देना चाहता हूँ कि लास्ट ईयर हमने करीब 1900 करोड़ का रेवेन्यू किया था। इस साल हम कम से कम डबल करेंगे उससे। ओके। और लास्ट ईयर हमारे ऑर्डर इनटेक भी करीब 5700 थी। ऑलरेडी इस साल में करीब 40% ऑर्डर्स मेरे जो 2200 करोड़ के हमने 2 महीने में अनाउंस किए हैं, वो सिविल में आए हैं। तो सिविल बिजनेस में बहुत क्लियर अपटिक दिख रहा है। और अगर उसके अंदर आप जाके थोड़े सेगमेंटल अगर देखें, तो एक तो सीमेंट है। सीमेंट में आप देख रहे हैं कि हर सीमेंट कंपनी अनाउंस कर रही है अपने कैपेक्स प्लान्स वगैरह। सीमेंट में बहुत क्लियर दिख रहा है। मेटल्स एंड माइनिंग में बहुत ऑर्डर्स आ रहे हैं। आज वाले ऑर्डर में कुछ मेटल्स एंड माइनिंग के हमारे ऑर्डर है। और तीसरा है रेसिडेंशियल। मतलब आज की तारीख में मेरे पास बंबई में 3 रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट हो गए हैं, जो बंबई में मेरे पास प्रोजेक्ट होते नहीं थे। तो आज मेरे पास तीन प्रोजेक्ट है उसके अंदर। तो ये 3 सेक्टर है, रियलिटी, मेटल्स एंड माइनिंग और सीमेंट। इन तीनों में काफी मेरे को अपटिक दिख रहा है। बाकी इनमें ठीक ठाक है, ऐसे कोई बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा है कैपेक्स प्लान। पॉइंट टेकन। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे समय निकालने के लिए मिस्टर केजरीवाल। ऑल द वे बेस्ट फॉर द कमिंग क्वार्टर्स। तो एक रोबस्ट कमेंट्री दरअसल आती हुई, और केसी इंटरनेशनल आज करीब 2% ऊपर है इसी डेवलपमेंट पर कि कंपनी के हाथ तगड़े ऑर्डर्स लग रहे हैं। और ओवरऑल आपने सुना होगा कि जो ऑर्डर फ्लो है वो और बेहतर होने के आसार दिख रहे हैं कंस्ट्रक्शन साइड पर, टीएनडी साइड पर। स्टॉक आपके सामने 371, 372 के आसपास। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारे जानकारों ने क्या कुछ मन बदला है, और स्पेशली रुचित को कोई ऑर्डर बोल रही हूँ, स्टॉक दिखा या फिर दोपहर में ही देंगे? रुचित, एनी चेंज ऑफ हार्ट? आई थिंक मैं अगेन एक डिक्लाइन के लिए वेट कर रहा हूँ। इन केस एक कोई इंट्राडे डिप आता है तो आई थिंक रिस्क टू रेशियो फेवरेबल बनेंगे और पोजीशंस ऐड करने के लिए। ओके, चलिए एक एक करके सबके पोर्टफोलियो पर नजर डाल लेते हैं। पहले कौन सा पोर्टफोलियो आ रहा है बताइएगा। ये है अमित का पोर्टफोलियो, डीवीज लैब। इन्होंने दिया 3800 का टारगेट, 3500 का स्टॉप लॉस, तेजी का ट्रेड। सन टीवी भी इन्होंने जोड़ा है, 470-75 लिखा था मैंने, 470-75 के टारगेट के लिए 430 दरअसल आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। तो ये हुए 2 ट्रेड्स। टीवीज लैब थोड़ा सा हल्का है, लेकिन सन टीवी इनको 1% जोड़कर दे रहा है। रुचित का पोर्टफोलियो एक ही स्टॉक इन्होंने जोड़ा, एल&टी फाइनेंशियल होल्डिंग, 76 का टारगेट, 6590 का स्टॉप लॉस है। क्या ये काउंटर इनके लिए और गेन्स जोड़कर दे रहा है? 0.22% तक का योगदान आता हुआ एल&टी फाइनेंशियल होल्डिंग्स की तरफ से। अब आते हैं क्रिस सुब्रमण्यम के पोर्टफोलियो पर। एल&टी इन्फोटेक इन्होंने ऐड किया,
4,300 का टारगेट, 4,000 स्टॉप लॉस। हिंडाल्को भी जोड़ा है, 345 का टारगेट है और 325 स्टॉप लॉस है। कैम्स को कैरी किया 2700 के टारगेट के लिए, 2410 स्टॉप लॉस है वहां पर। रिटर्न्स देख लेते हैं। इस घंटे कैम्स अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन 0.37% के रिटर्न्स एलएनटी दे रहा है और हिंडाल्को भी 0.27% तक के रिटर्न्स जोड़कर दे रहा है। तो चलिए अब देखते हैं कौन कहां पर पहुंच रहा है ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति में। और रुचि जैन आगे हैं 5.45% के रिटर्न्स के साथ। 2% के रिटर्न्स हो गए हैं अब अमित सेठ के और -2.75% के रिटर्न्स हो रहे हैं क्रिस सुब्रमण्यम के, क्योंकि वहां पर कैम्स थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करता हुआ। तो ये है फिलहाल आपके लिए ताज़ा तस्वीर। चलिए इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। मार्केट का हाल आपके लिए छोड़ जाते हैं 200 पॉइंट ऊपर निफ्टी को। निफ्टी बैंक भी 450 पॉइंट ऊपर है। ब्रेक के बाद पूरा फोकस कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर। के प्रायोजक हैं अरिहंत कैपिटल, जनरेटिंग वेल्थ,